गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। हम लोग इसके पहले ट्राइबल्स मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीजेंट्स मूवमेंट इन राजस्थान। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पीजेंट मीन्स फार्मर, ठीक है। तो ये पीजेंट्स जो है वो फार्मर्स है, किसान है, एग्रीकल्चर्स, तो ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में मूव करते हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट व्हाई द पीजेंट दे स्टार्टेड मूवमेंट, कि इसके कारण मेन जो कारण है वो क्या कारण था जिसके पीजेंट्स जो थे वो उन्होंने मूवमेंट किया राजस्थान में। नॉट इन राजस्थान बट अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स में सब जगह हुआ था, बट ये हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली इन राजस्थान के बारे में। द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो राजस्थान के थे दैट वाज अ फेडरलिस्टिक, टोटली फेडरलिस्टिक था, क्योंकि वहाँ पे जो थे रूलर्स थे फेडरलिस्टिक्स। जिस तरह से कहा जा रहा कि उनके जो 3 पार्ट्स में फेडरल, जैसे इंडिया को कहा जाता कि इट इज़ अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज पावर जो है वो शेयरिंग होती है फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल तक। तो इसी तरह से राजस्थान के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो भी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल एंड सोशल जो थे वो फेडरलिस्टिक्स थी, जिसमें 3 टायर्स के जो थे लेवल्स थे। 3 टायर्स में यहाँ पे टायर्स का मतलब होता है लेवल, कि किस तरह से फर्स्ट टू लोएस्ट में किस तरह से किसके पास पावर्स था। तो सबसे पहले जो हो जाता है वो रूलर हो जाता है, तो वो रूलर हो गया पहला वाला रूलर। फिर दूसरा हो गया तो उस स्टेट में पर्टिकुलर जो किंग है या फिर कोई जो भी है ब्रिटिशर्स है रूल कर रहे या फिर किंग रूल कर रहा है वो हो गया। दूसरा हो गया लैंडलॉर्ड, जागीरदार, जिसे जागीर दिया गया। उसके जागीर का मतलब होता है जो एंसेस्ट्रियल पूर्वजों ने उनको जो है प्रॉपर्टी जो है उनको दिया है। जिस तरह से बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, लैंड होता है, तो इसीलिए लैंडलॉर्ड, जागीरदार भी नाम से कहा जाता है उसे। तो ये हो गया जागीरदार। और तीसरा आ जाता है फार्मर्स। तो जो जागीरदार होते हैं किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो रूलर्स के ऊपर डिपेंड होता है ना। जो किंग होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ये जागीर के ऊपर, जागीरदार के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे देखा कितने लेवल्स हो गए, 3 लेवल्स हो गए। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो सबसे लोएस्ट हो गया फार्मर, बिकॉज फार्मर्स जो है यहाँ पे वो वर्क करेगा, उसके पास लैंड है और ये उनके लैंड पे जागीरदार है या फिर रूलर्स के लैंड पे काम करेंगे। तो इसी तरह से दिया स्ट्रक्चर ही देखा गया 3 टायर्स में इसे बांटा गया है, रूलर, लैंडलॉर्ड, जागीरदार एंड फार्मर्स। ना ये सिस्टम जो था ये स्टार्टिंग से था, बहुत पहले से थी, एंशियंट टाइम से, जब से सिस्टम फॉर्म्ड हुआ, रूलिंग शुरू हुआ है तब से सिस्टम फॉर्म्ड है। ना अब देखा जा रहा है यहाँ पे कि व्हेन दिस सिस्टम वाज बीन अर्लियर, ये कोऑर्डिनेशन तीनों के साथ मिलके आराम से काम होता था। इनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, इन तीनों के बीच में, रूलर्स के बीच में, लैंडलॉर्ड एंड फार्मर्स के बीच में। ये आराम से म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके काम होती थी सभी के साथ। दैट वाज टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। उनकी रिलेशन जो है वो थोड़ी खराब हो गई। तो देयर रिलेशंस रिमेन कॉर्डियल, आराम से, जिस तरह से दोनों साइड में, वन साइड जिस तरह से चाहिए तो दूसरे साइड भी उनको एक्सेप्ट कर रहे थे, तो दोनों साइड का रिलेशन बहुत ठीक था। बट धीरे धीरे इनका रिलेशन जो सीन था, सिनरी थी, वो टोटली राजस्थान के अंदर ये चेंज होने लगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लॉयटेशन, जिस तरह से वो उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, उनका यूज़ किया जा रहा था, उसके कारण, और जो टाइप ऑफ टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे, ये सब रीजंस था। सो दे आर वेरियस रीजंस बेस्ड ऑन दिस मूवमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है इस मूवमेंट के कारण, इसके मूवमेंट के पीछे। तो सबसे पहले में बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो अब जब ये रूलर्स थे, तो रूलर्स उस समय, तो जब पहले ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो दे आर रूलिंग, लेकिन अब ब्रिटिशर्स जब एंटर हो चुके थे तो अब ये ब्रिटिशर्स जो थे ये कंट्रोल कर रहे थे रूलर्स को, है ना। ब्रिटिशर्स जो है वो कंट्रोल कर रहे थे किसे, रूलर्स को। तो यहाँ पे एक और लेवल बढ़ गया, जो टॉप लेवल में आ गया, एकदम टॉप पोजीशन में। तो यहाँ पे रूलर्स एंड जागीरदार दोनों किसके इन्फ्लुएंस में आ गए, ब्रिटिशर्स के। तो इसी तरह से अब जो है ब्रिटिशर्स जो भी बोलेंगे दे हैव टू फॉलो। तो इसीलिए अब इनका जो रूलर्स जो थे, इनका थोड़ा सा अपने प्रजा के साथ, उनकी जो, जिसके पहले लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनके लिए काम करते थे, और उनका रूलर्स भी उनके लिए काम करते थे, उनकी भलाई के लिए सोचते थे। इनका ये थोड़ा सा चेंजेस आ गए, सिस्टम में थोड़ा सा बहुत कुछ चेंजेस आया। सो द रूलर्स
and the landlord जागीरदार believe that their themselves existence depend upon the Britishers. तो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आने के बाद रूलर्स ने किसका अटेंशन नहीं लिया, ये अपने सब्जेक्ट्स टू दे सब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पे कौन हो गए, सिटीजन्स हो गए, सिटीजन्स, ठीक है ना, यहाँ पे सिटीजन्स होंगे, अपने सिटीजन्स, अपनी जनता का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ब्रिटिशर्स के बाद उनको लगने लगा कि शायद ये लोग जो है ये यहाँ पे है, उनकी जो कहा गया कि ये मौजूद है यहाँ पे, उनकी जो वजूद है बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली, तो इनकी एग्जिस्टेंस भी जो है, जो उनकी वजूद है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण ही है। So therefore the dependence on the ruler upon the Jagir and the dependence of the Jagirdar upon the farmer continue to decline. तो इससे क्या हो गया कि जब वो खुद सोचने लगे कि हम लोग हैं बिकॉज ब्रिटिशर्स के कारण हम हैं, तो उनका जो पहले था कि रूलर को डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि जागीर क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, फिर वो रूलर्स को देते थे, फिर जागीर को भी फार्मर से मिल के रहना होता था, द रिलेशन जो था इनके बीच में अच्छा था, कोऑर्डिनेट रिलेशन था। तो ये सिस्टम थोड़ा ब्रेक हो गया, थोड़ा टूट गया, क्योंकि इनको लगने लगा कि हम जो है ब्रिटिशर्स के कारण एग्जिस्ट है, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। तो इनका जो डिपेंडेंस था जागीर के ऊपर और जागीरदार का जो डिपेंडेंस था फार्मर्स के ऊपर, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। डिक्लाइन मतलब धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, कमी आने लगी उसके अंदर। फिर सेकेंड रीजंस है कि अलॉन्ग विथ कलेक्टिंग एक्सेसिव रेवेन्यू, जो रेवेन्यू लोग कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा, साथ साथ बेकार, दैट वाज बॉन्डेड लेबर, इसे बॉन्डेड लेबर बोला जाता है, बेकार भी बोलते हैं लोकली, मतलब दे हैव टू वर्क विदाउट एनी पे, उनको फोर्सली काम करना पड़ेगा, तो इसे बेकार कहा जाता है, ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट। जब जैसे मान लो बेकार मोस्टली होता है, ऐसा कब होता है कि किसी ने लोन लिया है जागीरदार से एंड दे आर नॉट बीन एबल टू पे दैट लोन, ये भी होती है, ठीक है ना। तो लोन था कि दे विल रिपे बट दे आर अनएबल टू रिपे दैट लोन, तो उनके बदले उनको वर्क करना पड़ेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्होंने साइन किया था तो वर्किंग ये कंटिन्यू रहेगा जब तक इनका पेमेंट जो है रिपेमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से एक ये भी सिचुएशन अराइज होती है। तो इसी तरह से ये बॉन्डेड लेबर दैट वाज बेगार, तो पहला हो गया एक्सेसिव रेवेन्यू, फिर बेगार हो गया, फिर लगान दैट वाज टैक्स, अगेन अलग अलग, और टैक्स जो थे एग्रीकल्चर टैक्स जो थे लैंड के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, ये देखा गया इंक्रीजिंगली हमेशा बढ़ता रहता था। कुछ स्टेट्स में कहा गया जो टैक्स थी, लगान जो थी, दे आर 300 टाइप्स। तो सोचो कितना ज़्यादा परेशान करते थे ये फार्मर्स को। ये सारा रीज़न था जिसके कारण उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था, रिवॉल्ट किया था। फिर थर्ड आता है, इन दिस पीरियड द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एज मेनी पीपल गॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर्स। तो इसी समय में देखा गया एग्रीकल्चर लेबर था वो बहुत बढ़ने लगे, क्योंकि हमारे जो ब्रिटिशर्स, हमारा जो इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री जो थी पोट्रो इंडस्ट्री, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल जो वर्क था, तो जो पहले मशीन नहीं होती थी उसको प्रोटो कहा जाता था, ठीक है, प्रोटो मीन्स अर्लियर। जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था जहाँ पे हमारी मोस्टली कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स जो वर्ल्ड फेमस था, और वहाँ पे वीविंग करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर्स के अलावा ये काम होता था घर पे, वो आराम से बैठ के ये काम करते, फिर एग्रीकल्चर्स में भी काम होता था, तो उनको अर्निंग अच्छा मिलता था। तो ये इंडस्ट्री टोटली किसने क्लोज डाउन कर दी थी, ब्रिटिशर्स ने, जब उनकी अपनी मशीनरीज, मॉडर्न मशीन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इसके कारण उन्हें इंडियन का जो इंडस्ट्री था पोट्रो इंडस्ट्री, उन्होंने टोटली उसको देखा गया डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब वो काम बंद हो गया, तो फिर लास्टली वो कहाँ जाएंगे, मूव करेंगे, देखा जाएगा वो एग्रीकल्चर्स में ही जाएंगे। तो एग्रीकल्चर्स लेबर जो इतना बढ़ने लगा, इट मीन्स क्या हो गया कि डिमांड जो है वर्क, उनको वर्क चाहिए, लेकिन वर्क जो है वो क्या है, वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया, वो नीचे हो गया, और डिमांड किसका बन गया, डिमांड किसका बन गया, वर्क का बढ़ गया, लेकिन वर्क कम है, और बढ़ा क्या, वर्कर्स, लेबर जो थे वो लेबर बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो ईजिली जब लेबर इंक्रीज़ हो गया, मतलब लेबर बहुत ज़्यादा है लोग काम करने के लिए, लेकिन वर्क बहुत कम है ना, तो उसका एरो नीचे आ गया, मतलब ये कम हो गया, लेबर बहुत ज़्यादा है वो बढ़ गया, तो डिमांड जो था वर्क का था। तो इसी तरह से जागीरदार के पास अब ये अच्छा खासा ये हो गया कि अगर वो सही से कम पैसे में काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लेबर्स मिल जाएंगे आराम से। तो इसीलिए उनका जो था रवैया जो था, उनका बिहेवियर जो था जागीरदार का, वो एरोगेंट हो गया, बहुत ज़्यादा
अपने आप में घमंडी इस तरह से उनकी बात मानी तो मानो, नहीं तो फिर जाओ, कोई बात नहीं, दूसरा लेवल मिल जाएगा उनके लिए। ये भी एक रीजंस था। फिर फोर्थ आता है कि डिक्लाइन और इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोथ वे आर बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स, नॉट बोथ वे आर नॉट बेनिफिशियल। तो यहाँ पे डिक्लाइन जो हुआ, एक तो लेबर्स, ठीक है, बढ़ गई, वर्क डिक्लाइन हो गई, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो बढ़ने लगा। अब दोनों की सोचो कि जो प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी प्राइजेस बढ़ जाएगी, तो वो दोनों ही फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं। एक तो उनको वर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, वर्क नहीं मिल रहा है, उसको वर्क उनके पास नहीं है, नो के बराबर है। अब जो प्रोडक्शन से जो वो परचेस, जब उनके पास प्रोडक्शंस, वो परचेस कैसे करेंगे? प्रोडक्शंस भी क्या कर दिया, कॉस्टली कर दिया, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया, तो कैसे परचेस करेंगे? तो इतने सारे रीजंस थे जिसके कारण ये दोनों ही सिचुएशंस फार्मर्स के लिए सही नहीं था। साथ साथ ऑन द अदर हैंड जो डिक्लाइन इन प्राइस, तो जो सेविंग थी, अगर प्राइस इतना बढ़ गया तो उनके पास कोई सेविंग बचा ही नहीं, और जो अच्छे खासा थोड़ा सा उनका खुद का अपना ज़मीन है अगर थोड़ा बहुत, तो उनसे जो वो थोड़ा सेविंग करते थे वो रिड्यूस होने लगा, ख़त्म होने लगा। तो ये चीज़ें भी शुरुआत होने लगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट ये भी देखा गया, इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस दे कुड नॉट गेट एनी प्रॉफिट ऑल्सो। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला। क्यों? बिकॉज जागीरदार जो थे वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। भले आप पेमेंट करो, कैश दो या फिर काइंड, तो यहाँ पे इस तरह से रेवेन्यू सिस्टम ये था कि आप कैश में आप पेमेंट करते मनी, या फिर कैश हो गया, काइंड में हो गया कमोडिटी, मतलब आप प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो आप वो दे दो उनको। तो इस तरह से कैश और काइंड के थ्रू, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर क्रॉप्स का प्रोडक्शन उनके पास ज़मीन था, अगर उन्होंने सेल किया, उनको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट जो है कहाँ चला जाएगा? जागीरदार के पास चला जाएगा। तो इससे वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट नहीं है, उल्टा उनको कहीं हमेशा परेशानी हो रही है। आफ्टर अडॉप्टिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, द काइंड एंड पैटर्नल आउटलुक ऑफ द जागीरदार टुवर्ड द फार्मर स्टार्टेड टू चेंजेस। तो ये हुआ कब? जब ब्रिटिशर्स ने एंटर किया और ब्रिटिश सिस्टम अपनी उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंट्रोल किया, तो जो रवैया था, जो जागीरदार पहले लोग उनको अपने पिता समान मांगते थे कि हमारे लिए है, सब कुछ हमारे काम करेंगे, हमारे वेलफेयर, ये करते भी थे, लेकिन ये जो उनका आउटलुक था, देखने का नज़रिया जो था धीरे धीरे फार्मर्स को, ये सब कुछ चेंज होने लगा। ये कब हुआ? ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंटर जब उन्होंने किया उसके बाद। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो सारे रीजंस थे, है ना, वो सारे रीजंस है ऑफ पीजेंट मूवमेंट। तो अगर आप जैसे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, जैसे बिजोली पीजेंट मूवमेंट आ गया, फिर आप पढ़ेंगे सीकर में पीजेंट मूवमेंट आ जाएगा, बेगम पीजेंट मूवमेंट आ जाएगा। तो ये जितने सारे हैं ये इंडिविजुअल है। उसके बाद एक लास्ट में आएगा प्रजामंडल करके, कि प्रजामंडल भी है, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल्स है, बट याद रखना, जैसे अगर आपने क्वेश्चंस में बिजोली पूछ लिया या सीकर वाला पूछ लिया, तो हमने जो अभी पढ़ा था दैट वाज रीजंस, जो पढ़ा हमने, ये रीजंस, कोई भी मूवमेंट हुआ उसके पीछे रीजंस क्या था, दीज आर द रीजंस। तो ये रीजंस याद रखना, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं कोई भी लिंक किसी में, तो आप इजीली अपने आप बना के नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो कोई भी पीजेंट मूवमेंट था, उनका रीजंस पीछे ये सारे पॉइंट्स थे, तो दीज आर द रीजंस, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है ये रीजंस याद रखना। और कौन सी मूवमेंट, जैसे बिजोली मूवमेंट हुई, इनकी लीडर्स कौन कौन थे, और जिस तरह से लीडर्स चेंज हुए थे तो उनका लीडर्स का नाम याद रखना है। रीजंस सारे में इक्वल सेम ही रहेंगे, बस इसमें जो है बिजोली में इनका पीजेंट्स का जो लीडर्स थे, सीकर वाले में अलग मिलेंगे, सब में अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ये शुरू करते हैं बिजोली पीजेंट मूवमेंट। बिजोली पीजेंट मूवमेंट में भी सेम द पीजेंट्स जो है उन्होंने शुरुआत की थी मूवमेंट। और यहाँ पे देखा गया वॉज पीजेंट मूवमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब एक्सप्लॉयटेशन होती है, परेशान होते हैं, देन द पीजेंट रिवॉल्ट करते, वो मूवमेंट करते। तो यहाँ पर भी शुरुआत वैसे ही हुई। नाउ बिजोली मूवमेंट वॉज द लीडर ऑफ अदर पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान ऑल्सो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फार्मर ऑफ दिस रीजन्स वेयर ऑफ विच कास्ट, ढाकर कास्ट। तो ये मोस्टली जो फार्मर्स थे ये ढाकर कास्ट के थे। तो ये शुरुआत हुई इन 1894 में, कहा गया, जब टिल द डेथ ऑफ राव गोविंद दास ऑफ बिजोली,
उससे समय जो भी फार्मर्स थे वो सारे जागीरदार की बात मानते थे, उनसे, ठीक है ना, उनसे वो सारा बातें उनकी मानते थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनका जो पूरा का पूरा जो भी पॉलिसीज़ थी, जो रूल्स थी, वो सिस्टम, उसमें चेंजेस आना शुरुआत हो गया। तो इसी तरह से उनकी डेथ के बाद जो उनका रिलेशंस था जागीरदार का और फार्मर्स का, उसमें चेंजेस आना शुरुआत हो गया। उसके उनके बाद जो न्यूली अपॉइंटेड जागीरदार थे वो कौन थे? किशन सिंह, कृष्णा सिंह, किशन, इसको किशन सिंह के नाम से भी कहा जाता था, किशन सिंह। इन्होंने क्या किया, इनकी गोविंद दास के बाद उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस किया एंड ही इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस। स्टेट्स देखा था, टिकाना दैट वाज स्टेट्स, एंड जागीर दैट वाज, जिस तरह से मैंने पहले बताया था, दैट वाज जागीर को हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर, जो प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती रहती है, फिर इस तरह से जागीर बढ़ता रहता है। तो उसी तरह से जो भी थी इनकी जागीरदारी, उस तरह से उस सब चीज़ों में उन्होंने न्यू कुछ नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सेवरल चेंजेस किया था। उस समय कहा जाता था दैट अराउंड 87% ऑफ द इनकम जो था फार्मर्स का, सोच लो 87, तो बचा कितना उनके पास? बेचारे के पास बचा ही नहीं कुछ ना, 13% लेफ्ट हो गया। तो ये सारा 87% इनकम जो था फार्मर्स का, वो कौन लेगा? जागीरदार को देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दे आर 84 टाइप्स ऑफ टैक्स। तो सोचो कितना सारा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। देयर वाज 84 टाइप्स ऑफ टैक्स, और इसके साथ साथ 87% इनकम अगर वो पूरा खुद ही ले लेंगे जागीरदार, तो फार्मर्स के पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा दे आर फोर्स टू डू बेगार ऑल्सो। इसके साथ साथ उनको बेगार के लिए भी बोला जाता था। तो वो करे क्या बेचारे? तो उनको ऑब्वियसली दे हैव टू रिवोल्ट, तो उनको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जागीर के खिलाफ, अपने रूलर्स के खिलाफ। तो इसी तरह से ये सिस्टम हुआ जब किशन सिंह, जब उन्होंने कुछ सिस्टम में चेंजेस किए। अगेन 1897 में ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ, गंगाराम दास ढाकर जो थे फादर्स इन विलेज गिरधारपुर, जब इनकी डेथ गंगाराम ढाकर के जो डेथ फीस्ट होती है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं थोड़ा सा, तो इस तरह से उसमें इन्होंने क्या किया, जितने सारे जो विलेजर्स थे, जो फार्मर्स थे, वो वहाँ पे कलेक्ट हुए। तो वहाँ पे उन्होंने, जब वो कलेक्टिवली वहाँ पे थे, तो दे डिस्कस दैट प्रॉब्लम, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है, और अपनी तकलीफ़ों को जो स्टेट के महाराणा थे, जो रूलर्स थे, है ना, महाराणा ऑफ मेवाड़, उनको बताया गया कि सर हमारे कि सर राजा जी, हमारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, आप हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आफ्टर हियरिंग, जब महाराणा जी को जब उनके बारे में पता चला, तो उनको लगा कि चलो ठीक है, हमें उनकी बात तो सुननी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये वहाँ पर भी आए थे उनके डेथ फेस्ट में। तो उन्होंने इसके लिए किसी और को अपॉइंट किया। तो महाराणा ने अपॉइंट किया असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर जो थे, नेम हामिद हुसैन को, उन्होंने हामिद हुसैन को अपॉइंट किया टू गेट एग्जामिन कि इनके सचमुच जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से सॉल्व हो सकती है। तो जब उन्होंने इंटरफेयर किया, एग्जामिन किया, कंप्लेंट्स को देखा, तो विद रिलेटेड लैंड रेवेन्यू एंड बेगार के बारे में जो चीज़ें उन्होंने कही थी फार्मर्स ने, उनके बाद देखने के बाद, लेकिन देखा गया जब हामिद ने रिपोर्ट दिया, जब उन्होंने रिपोर्ट दिया अगेंस्ट द स्टेट इन मक्खन खास के बारे में, मखामस खास के बारे में, जब उन्होंने उनको बताया, तो महाराणा ऑफ मेवाड़ ने उनका कुछ भी नहीं रिएक्शन किया, उसके बारे में सोचा ही नहीं। देयर वाज नो रिजल्ट, उसका कोई रिजल्ट ही निकला हामिद हुसैन ने जब उनको रिपोर्ट दिया। बस उन्होंने क्या किया, मेवाड़ के राजा ने जस्ट इंस्ट्रक्ट किया किशन सिंह को कि थोड़ा सा, जैसे 1 या 2 टैक्स को वो रिड्यूस कर दे। तो सोचो कि वहाँ पे 89 जो टैक्सेस थी, 84 टैक्सेस जो थी, उसमें से उन्होंने कहा कि 2-3 वो 1 या 2 जो है उसे रिमूव कर दे, इतना ही कहा। तो इससे क्या हो गया कि जो किशन सिंह थे, राव सिंह जी थे, उनको और थोड़ा पावर मिल गया कि हमारे जो महाराणा थे उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, तो अब मैं और पावरफुल, अब मैं और अपनी मर्जी कर सकता हूँ, मनमानी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखा गया जो सिचुएशन था बिजोली फार्मर्स का, ये बहुत ज़्यादा मिजरेबल होने लगा, क्योंकि ऑफ टैक्स, इतना ज़्यादा टैक्स, साथ साथ फेमाइन भी हुआ। दैट वाज 1899 में फेमाइन भी आया था, छपानी अकाल के नाम से इसको कहा गया था, छपानी अकाल 1899 में, और ये कंटिन्यू रहा, मतलब कंटिन्यू 2 years।
इवन आफ्टर दिस, इसके साथ साथ तो रेवेन्यू जहाँ देखा जाता है कि सिचुएशन ख़राब होती है तो पहले भी रूलर्स क्या करते थे, उनसे वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, राव सिंह ने क्या किया, इम्पोज अ न्यू टैक्स। उन्होंने उसके ऊपर एक और नया टैक्स डाल दिया कि सिचुएशन तो इतना ख़राब था, वहाँ पे फमाइन भी आ गया, तो यहाँ पे उन्होंने कंसेशंस कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड वो टैक्स का नाम रखा गया छवारी टैक्स। दैट वाज कि अगर उनकी, जैसे वो अपनी घर पे शादी करवाती है डॉटर का, तो दे हैव टू डिपॉजिट। तो ये जब मैरिज से रिलेटेड है कि अगर किसी की शादी होती है तो दे हैव टू डिपॉजिट 5 रुपीज़ वो ट्रेजरी में, मतलब जागीरदार के ट्रेजरी में, खजाने में वो डिपॉजिट करेंगे। कब, उनकी डॉटर्स की मैरिज के समय में। तो ये 5 रुपीज़ सबसे पहले डिपॉजिट होनी चाहिए। तो इसी तरह से एक नया टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आएगा ऑब्वियसली है कि पहले से इतना टैक्स था, फिर फेमाइन आ गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया इन्होंने। तो छवारी जो थी टैक्स वॉज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल बर्डन, एक सचमुच एक इकोनॉमिकल बर्डन था उनके ऊपर ऑफ द बिजोली, बट इस साथ में देखा गया ये एक सोशल ऑफेंस देखा गया। सोशली मोस्टली समाज में लड़कियों की शादी होती है तो सारे लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जागीरदार ने कोई हेल्प तो नहीं की, बल्कि देखा गया उनसे टैक्स कलेक्ट करे। उनकी डॉटर की शादी के ओकेजन में कहा गया दे हैव टू डिपॉजिट। तो ये बहुत शर्म की बात थी, एक्सट्रीमली ऑफेंसिव था ये। तो फार्मर्स ने क्या किया, इस चीज़ों को अपोज करने के लिए उन्होंने कुछ झगड़ा नहीं किया, उन्होंने पीसफुली कि हम टैक्स जो है इसके खिलाफ है, पीसफुली उन्होंने क्या किया, अपनी बेटियों की शादी जो थी वो एक्सटेंड कर दी कि हम लोग अभी शादी नहीं करवाएंगे, 2 इयर्स हम लोग शादी नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने पीसफुली इस मूवमेंट को सोचा कि हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे इस तरह से। सो ड्यू टू द अपोज ऑफ द फार्मर्स, जब फार्मर्स ने इसे अपोज किया तो राव को मजबूरन छवारी टैक्स को रिमूव करना पड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने कलेक्टिंग जो थी टैक्स की प्रोड्यूस, दैट वाज जो प्रोड्यूस करते थे वो फार्मर क्रॉप्स जो भी था, उसमें 2/5 पार्ट फ्रॉम द कहा गया वो स्टेट को जाएगा। 2/5 पार्ट जो होगा वो स्टेट के पास जाएगा। और जब वो कलेक्ट करने के लिए जब भी जाते थे तो उसके साथ हमेशा जो आर्म फोर्स होता था, ठीक है, तो जो पर्सन जो कलेक्ट करने जाते थे, अलाहकार जिसे कहा जाता था, वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू या फिर प्रोड्यूस, तो उनके साथ हमेशा आर्म्ड पर्सन होते थे और उनसे वो गलत तरीके से बिहेव करते थे। तो इस तरह से उनको भी रोक दिया गया कि अब से वो नहीं जाएंगे। तो इसके बाद देखा गया कि उनके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हुआ था राव सिंह के साथ। लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पे दूसरे जागीरदार इन 1906 के अंदर न्यूली अपॉइंटेड जागीरदार थे पृथ्वी सिंह ऑफ बिजोली। पृथ्वी सिंह ऑफ बिजोली को जब अपॉइंट किया तो इन्होंने क्या किया, जो कंसेशन राव सिंह ने दी थी कृष्णा, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, किशन सिंह ने जो दिया था, राव किशन सिंह ने, उन्होंने क्या किया कि ये एग्जिस्टिंग ओल्ड कंसेशंस को उन्होंने बंद कर दिया। और साथ साथ इन्होंने भी, पृथ्वी सिंह ने भी नया टैक्स इम्पोज कर दिया, नाम रखा तलवार बन दिया। अब किसके ऊपर, प्रजा के ऊपर। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पृथ्वी सिंह, तो पृथ्वी सिंह जब बने थे जागीरदार, तो इन्होंने भी अपनी मनमानी की, बहुत ज़्यादा प्लंडर, मतलब उथल पुथल कर दिया, लोगों को परेशान करना, एक्सप्लॉयटेशन कैसे भी करके उनसे लूटना। दैट वाज डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली टैक्स, अलग अलग किस्म से टैक्स उनके ऊपर लेना, और बहुत ज़्यादा हाइट, मतलब एक लेवल होती है तो वो बहुत ज़्यादा हाइट में। इन 1913 अंडर द लीडरशिप ऑफ साधु सीताराम, तो फार्मर्स जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उस समय 1913 में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चरण एंड ब्रह्मादेव, इन तीनों ये जो फार्मर्स थे, दैट दे बिकम द लीडर ऑफ द फार्मर्स। इन्होंने इनके अंडर में इन तीनों की लीडरशिप्स के अंदर में फार्मर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जो है जागीरदार के लैंड में कोई भी काम नहीं करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी फार्मिंग्स इन जागीरदार रीजन्स। इस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरुआत कर दिया। तो देखा गया कि जागीरदार की जो ज़मीन थी, रीजन्स जो थी, वो अनप्लग्ड रह गई, उसमें कोई भी खेती नहीं हुई, किसानों ने कुछ भी अनाज नहीं बोआ। तो इससे क्या हो गया, उसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि फार्मिंग से फ़ायदा होता ही है। तो द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इनकेयर ह्यूज लॉस, तो स्टेट को अच्छा खासा लॉस तो हुआ। आफ्टर दिस, इसके साथ लेकिन
जो एक्सप्लॉयटेशंस था उनका जागीरदार का, पृथ्वी सिंह का, ये और बढ़ गया। एट्रोसाइट्स, उनका गुस्सा जो था इस तरह से, और एक्सप्लॉयटेशंस वो जो ठाकुर कर रहे थे इंक्रीज हो गए बहुत ज़्यादा। तो फतेह करण एंड ब्रह्मदेव बिकम टेरिफाइड बाय ऑल दिस। तो उनको लगा जो लीडरशिप में थे कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन उनको कुछ अच्छा दिखा नहीं। तो ये लोग जो थे वहाँ से उनकी एक्सप्लॉयटेशंस और एट्रोसाइट्स देखने के बाद ये लोगों ने वहाँ से उस एरिया को छोड़ दिया एंड दे लेफ्ट बिजोली। अब वो वहाँ से निकल गए। साधु सीताराम वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जॉब ऑल्सो। जो उनके पास जॉब थी वो जॉब भी उनसे निकल गई। इन द लाइब्रेरी वो जॉब करते थे। दिस सेल्फ मोटिवेटेड पीसन्स जो थे मूवमेंट बाद में प्रोमोटेड बाय साधु सीताराम दास ने इनको क्या किया, रिमेन अनसक्सेसफुल। तो ये जो प्रमोट किया था मूवमेंट साधु सीताराम जी के अंदर में, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसी तरह से बाद में वापस से इसको शुरुआत किया गया अंडर द लीडरशिप्स, क्योंकि इसके बाद इन्होंने साधु सीताराम जी ने इनवाइट किया था विजय सिंह पाठक को कि आप इस मूवमेंट को लीड करें और आगे ले जाएं। तो इस मूवमेंट को उन्होंने लीड किया 1917 के अंदर। एंड ऑन द डे ऑफ हरियाली अमावस्या इन्होंने और एक एसोसिएशन फॉर्म किया, एक नाम रखा। जिस तरह से एक पार्टी होती है, उस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन संस्था होती है, काम करती है, तो उन्होंने एक संस्था बनाया मेनली जो वर्क करेगी पीजेंट्स की वेलफेयर के लिए, पीजेंट्स की भलाई के लिए। परमल पंच बोर्ड उन्होंने नाम रखा। इन विलेज बेरी साल एंड अंडर इट्स मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, इनोग्रेट किया, उसकी शुरुआत नींव रखी, इनोग्रेट किया। सो बीइंग इम्प्रेसिव बाय द ब्रेवरी, क्योंकि ये लोग जो थे, फार्मर्स जो थे, वो सचमुच वो डर नहीं रहते, वो हमेशा आगे थे, बस उनको एक लीडर चाहिए था सपोर्टिव। सो बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी एंड यूनिट ऑफ द फार्मर्स। तो ये चीज़ जब बाल गंगाधर खुद उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो पीजेंट्स है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये यूनाइटेड है, एक होकर लड़ रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने भी इनके बारे में अपने न्यूज़पेपर में कॉलम रखा था। उनका न्यूज़पेपर का नाम था केसरी, जहाँ पर उन्होंने लिखा था दैट लेटर टू द महाराणा फतेह सिंह ऑफ मेवाड़ को उन्होंने लिखा था कि द रॉयल्टीज़ जो थे, जो भी ये बड़े बड़े रॉयल बैठे वहाँ पे राणाज, अलग अलग राणाज मेवाड़ के, उन्होंने इतने सारे अपनी सेक्रीफाइस किया है, ब्रिटिश से लड़ा है, उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस किया अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए। तो जो इतने खुद अपनी आज़ादी को इतना मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, तो उन्होंने कहा जब यू योरसेल्फ आर द वर्शिपर ऑफ फ्रीडम, कि आप खुद एक वर्शिपर ऑफ फ्रीडम्स के, तो आपने इट इज़ डिसऑनर कि सचमुच एक बहुत शर्म की बात है कि किसान भी अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं और इन्होंने आवाज़ उठाया तो इनको जेल में डाल दिया गया। तो ये चीज़ें सही नहीं, ये गलत हुआ है। उन्होंने ये चीज़ें जो है अपनी न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये प्रेजेंट किया। साथ साथ ऑन द अदर हैंड इन ऑर्डर टू रिवाइव द बिजली फार्मर्स, कि बिजली फार्मर्स को उनको शाबाशी मिले, लोग जो है और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। एक सॉन्ग लिखी गई थी, जैसे वंदे मातरम लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ताकि लोग जो नेशनलिज्म के लिए और आगे आए। तो इसी तरह से यहाँ पे फार्मर्स को, बिजोलीज को एक करने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, तो यहाँ पर भी सॉन्ग लिखा गया था पंचिरा। और ये लिखा किसने था? कंपोज बाय माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है ना, इन्होंने लिखा था। और ये पूरा ये गाना गाया जाता था ताकि जो है बिजोली पीसेंट्स जो है उन्हें अच्छा खासा इंस्पिरेशंस मिले। साथ साथ ऑन द अदर हैंड प्रज्ञा चक्षु बनवारीलाल सावरकर जो थे, इन्होंने क्या किया, तो प्रज्ञा चक्षु बनवारीलाल सावरकर ये गांव-गांव जाके कविता के थ्रू, पोएम्स के थ्रू लोगों के अंदर आग जगाने की, ताकि वो देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागे और वो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी हक के लिए लड़े। और ये किसे? बिजोली यंग्स जो फार्मर्स थे। इसके साथ साथ जो उनका लीडर था पाठक, उन्होंने भी एक और एसोसिएशन फॉर्म किया, वो परमल सेवा, दैट वाज परमल सेवा समिति। और साथ साथ एंड ऑल्सो पब्लिश अ पंचायत पेपर, और साथ में एक पंचायत पेपर के नाम से पब्लिश किया, नेम्ड एज परमल का डंका, इन्होंने इस तरह से पब्लिश किया। ये था इन ऑर्डर टू प्रमोट द मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। पाठक चाहते थे ये मूवमेंट जो सिर्फ राजस्थान में है, सिर्फ राजस्थान में नहीं रह के पूरी इंडिया में फैले
और लोगों को हर स्टेट में सभी लोग जो है जो फार्मर्स है उसमें पार्टिसिपेट करें। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसे पूरे वर्ल्ड फेमस करने के लिए मूवमेंट को अक्रॉस इंडिया में पार्टी ने एक सिल्वर ब्रेसलेट जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी जो न्यूज़पेपर एडिटर थे उन्होंने उनको ये सेंड किया सिल्वर ब्रेसलेट। ठीक है, तो प्रतीक ने उनको सेंड किया ताकि वो जो है पब्लिश फ्रॉम कानपुर, तो वो कानपुर से बिलोंग करते थे ताकि वो फार्मर्स की जो भी स्ट्रगल हो रही जो मूवमेंट हो रही वो अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू इसे पूरे इंडिया में जो है सबको पता चले। तो गणेश जो थे गणेश शंकर ने इनकी इस ब्रासलेट जो थी उसको एक्सेप्ट किया और प्रॉमिस किया कि इस मूवमेंट को वो सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ प्रताप न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड अ नेशनल आइडेंटिटी, उन्होंने जो प्रॉमिस किया उसको उसने फुलफिल की और इस बिजोली मूवमेंट को एक नेशनल मूवमेंट का रूप दिया। इसके साथ साथ बिजोली मूवमेंट जो थी इस चीज़ों के बारे में दैट वाज प्रेमचंद की नॉवेल्स जो थी दैट रिप्रेजेंट, उसमें प्रेमचंद की नॉवेल्स जो थी रंगभूमि उसमें भी ये दर्शाया गया था, उस नॉवेल्स में भी बताया गया था कि जो बिजोली मूवमेंट थी किस तरह से उन्होंने मूव किया था, अपना मूवमेंट किया था, अपने हक के लिए लड़ा था। तो इसी तरह से उसमें भी बताया गया। फिर आता है 1919 में अप्रैल में द उदयपुर स्टेट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक कमीशन बैठाई ताकि जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। तो अंडर द चेयरमैनशिप्स ऑफ मंदलगढ़ हकीम बिंदोला भट्टाचार्य, इनके अंडर में एक कमीशन बैठाया गया ताकि वो कंप्लेंट सुने बिजोली फार्मर्स की और उसको सुझाव दिया जाए रिकमेंडेशंस के थ्रू कैसे फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचे। बट एज द मेवाड़ गवर्नमेंट डिडंट पे अटेंशन ऑन देम द मूवमेंट कंटिन्यू टू रन एज यूजुअल। लेकिन जब इन्होंने कमेटी ने जब उनको रिकमेंडेशंस दे दिया कि किस तरह से हम किसान को हेल्प कर सकते हैं, उन्होंने जब गवर्नमेंट को दैट वाज जो गवर्नमेंट्स थे उनको जब रिकमेंड करके वापस भेजा उदयपुर स्टेट गवर्नमेंट जो रूलर्स थे, लेकिन जो उदयपुर के गवर्नमेंट थे जो रनर थे उन्होंने वापस से इनकी रिकमेंडेशंस पे ध्यान नहीं दिया। कमीशन बना लेकिन उसके ऊपर रिकमेंडेशन जब कमीशन ने एडवोकेट किया कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए तो लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सुनी। तो मूवमेंट जो था एज यूजुअल फिर कंटिन्यू रन होने लगा। ऑफिसर ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बिलीव दैट, लेकिन फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी फॉरेन मिनिस्ट्री इंडियन, उनको लगने लगा कि अगर इनका सॉल्यूशन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है पीजेंट मूवमेंट वॉलेंट रूप ले लेगी और पूरी इंटायर राजपूताना जो है इनके अगेंस्ट हो जाएगा। तो इससे पहले इस मूवमेंट को उनको रोकना है कैसे भी करके। सो इन सच कंडीशन उन्होंने इस बिजोली मूवमेंट को काम डाउन करने के लिए रोकने के लिए एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कमेटी फॉर्म करनी पड़ी थी। रॉबर्ट हॉलैंड द एजीजी दैट वाज एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान, इनको बुलाया गया, इनको फॉर्म करने के लिए कहा गया। तो फरवरी 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड ने एक मीटिंग हेल्ड की फार्मर्स के साथ और उन्होंने कहा कि वो 35 जो टैक्सेस है वो वेव्ड, उनको हटा दिया गया। 35 टैक्सेस जो थी अलग अलग, देयर वाज लॉट ऑफ टैक्सेस बट उसमें से 35 टैक्स उनको हटा दिया गया। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था इनका बहुत ज़्यादा था बिजोली मूवमेंट, इसलिए उन्होंने मूवमेंट को कंटिन्यू रखा था। तो इनकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा थी जिसके कारण ये अलायंसेस जो थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलके थोड़ा सा समझौता होगा, ये नहीं हो पाया, ये परमानेंट फॉर्म नहीं ले पाया। तो ये मतलब वहीं पे ही रुक गया। तो इसके लिए जो मूवमेंट था उनको वापस कंटिन्यू रखना पड़ा। इन 1927 अगेन इन अपोजिशन ऑफ द न्यू अरेंजमेंट ऑफ हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो 1927 में वापस से लैंड रेवेन्यू को हाई कर दिया गया और ये मूवमेंट कंटिन्यू था, बंद नहीं हुआ था। तो फार्मर्स ने वापस से शुरुआत की अपने मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। द फार्मर लेफ्ट देयर कल्टिवेटेड लैंड, तो फार्मर्स ने अपनी अपनी ज़मीन छोड़ दी। और ये वापस किसने किया, एडवाइस किसने दिया था, विजय सिंह पाठक ने, ठीक है ना। तो विजय सिंह पाठक जो थे उन्होंने एडवाइस किया कि हम लोग लड़ेंगे तो एक काम करते हैं, हम अपनी ज़मीन छोड़ देते हैं, किसान अपनी ज़मीन छोड़ देगा तो जागीरदार अपनी ज़मीन को खुद अपने आप तो नहीं इसको प्लग कर सकता है। तो इसी तरह से विजय सिंह पाठक के बाद से तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाएगा तो गवर्नमेंट उनकी बात मानेंगे। तो किसानों ने कल्टिवेटेड लैंड जो था उसको छोड़ दिया गया, एडवाइस बाय विजय सिंह पाठक, ताकि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर दिया जाए। लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया।
गवर्नमेंट ने क्या किया, बाय कंट्री द फार्मर बिलीव दैट द स्टेट साउट टू ऑक्शन हिज लैंड। तो उल्टा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, उस ज़मीन को उसने ऑक्शन कर दिया, ऑक्शन कर दिया। अब ऑक्शन करने के बाद जब दूसरा फार्मर आ गया, न्यू फार्मर्स आ गया, अब वो रेडी हो गया कि वो ज़मीन के ऊपर क्लेम ले लेगा। अब वो ज़मीन जो है उस पर वो खुद फार्मिंग करेगा। तो यहाँ पे जिसका ज़मीन था उन्होंने छोड़ दिया, ताकि लोगों को लगा कि गवर्नमेंट जो प्रेशराइज होकर उनकी बात सुनेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को ऑक्शन कर दिया और न्यू फार्मर्स अपॉइंट कर दिया गया। तो ये एडवाइस था विजय सिंह पाठक का। तो विजय सिंह पाठक को लास्ट में फार्मर्स ने, किसानों ने उनको बना दिया कि रिस्पॉन्सिबल, कि आपके कारण हमारी ज़मीन हमारे हाथ से निकल गया, जिसके थ्रू हम थोड़ा बहुत जो भी हमें मिलता था वो भी बंद हो जाएगा। और इसी तरह से उनको उस मूवमेंट से हटा दिया गया, पाठक को उस मूवमेंट से हटा के ये मूवमेंट वापस कंटिन्यू रहा। अब वो कंटिन्यू अब लड़ रहे थे, उनको अपना ज़मीन वापस चाहिए था और जो भी कंसेशन जो भी था वो पहला वाला वो वापस चाहिए था। तो इसी तरह से ये कंटिन्यू रहा बिजोली मूवमेंट 1941 तक। तो सोचो ये मूवमेंट कितने समय से चलता रहा और 1941 तक ये कंटिन्यू रहा। तो इसी तरह से ये रहा बिजोली मूवमेंट। तो वैसे ही हम लोग सीकर पीजन मूवमेंट डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि सभी जो मेन स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रीजंस, वो रीजंस सभी में सेम है। अब यहाँ पे लीडर्स अलग अलग आ जाएंगे, जैसे हमने 3-4 लीडर्स अभी पढ़ा था बिजोली में, वैसे सीकर वाले में 3-4 लीडर्स आ जाएंगे। तो हमें लीडर्स याद रखना है आप लोगों को, और रीजंस तो बेटा सेम रहेगा सभी में। तो ये याद रखना, कभी अगर भूल जाते, कन्फ्यूजन हो जाता है तो कोई बात नहीं, यू कैन ईजिली मेक डाउन, आप अपने आंसर्स खुद तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे सीकर पीजन मूवमेंट। ठीक है ना, थैंक यू।